हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में देखा था। थर्ड चैप्टर में हमने वैदिक पीरियड के लोगों के इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के बारे में जाना था। हमने ये भी देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड के आते आते बहुत सारी कुरीतियाँ बढ़ चुकी थी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, वर्ण भेद बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुका था और इन्हीं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म का अराइज हुआ था। हमने ये भी देखा था कि बहुत सारे राजाओं ने जैनिज्म और बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट भी किया था। और आज हम देखेंगे एशियन तमिलनाडु लेसन को, और इन वीडियोस के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एशियन तमिलनाडु, फिफ्थ चैप्टर ऑफ तमिलनाडु हिस्ट्री इन 6th स्टैंडर्ड। लेट्स स्टार्ट। The landmass between the Himalayas and Cape Comorin is held our grand old country of Bharat by Bharatiyar in his odd day to child। इसमें लिखा है कि लैंड मास जो है हिमालय से लेकर कैप कोमोरिन के बीच में है, उसे हम भारत कहते हैं। कैप कोमोरिन किसे कहते हैं? कैप कोमोरिन ओल्ड नेम है कन्याकुमारी का। तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के बीच में जो भी लैंड मास है उसे हम भारत कहते हैं। ये भरतियार एक कवि थे जो साउथ इंडिया के थे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, या फिर कह सकते एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ओडे टू चाइल्ड पप्पा पट्टू। उसमें उन्होंने ये जिक्र किया है, उसी में से ये लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिस्टोरियन कंक्लूड दैट लैंड टू द साउथ ऑफ द विंध्या रेंज इज़ द मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड। जो इतिहासकार हैं वह निष्कर्ष निकालते हैं कि साउथ के जो विंध्या रेंज है उसके साउथ में जो भी ज़मीन है वह ज़मीन सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है इस संसार का। देखिए इस मैप में आप देखेंगे कि आपको साफ साफ दिखाई देगा, इंडिया का ये मैप है। इंडिया के मैप में विंध्या रेंज यहाँ पे दिखाया जा रहा है। विंध्या रेंज के दक्षिण में अगर आप देखें, विंध्या रेंज के ये जो दक्षिण है इसको आप पूरा देखें। इसको इतिहासकार मानते हैं कि यह जो है ये सबसे प्राचीनतम है लैंड मास। ओके, विंध्या रेंज के साउथ में यही है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, आप अगर ध्यान से समझना चाहेंगे विंध्या रेंज कौन कौन से स्टेट में आते हैं, तो विंध्या रेंज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में आते हैं। और इस इंडिया के मैप में आप उसको देखिए और समझिए कि विंध्या रेंज कहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। इन द सदर्न स्टेट पीपल हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड तुलु। सदर्न स्टेट दक्षिणी राज्य में जो वहाँ के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और तुलु आते हैं। और तिरुपति के दक्षिण में जो लोग रहते हैं वह लोग मेनली तमिल ही बोलते हैं। जो तिरुपति के दक्षिण में रहते हैं वो लोग मेनली तमिल ही बोलते हैं। तो तिरुपति क्या है? तिरुपति एक मंदिर है जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। देखिए आप इसमें डायग्राम में देखेंगे कि ये साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ लिखा है। ये आंध्र प्रदेश के जो स्टेट का ये डायग्राम है यहाँ पे लिया गया और इसको और मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। यहाँ पे दिखाया है कोने में कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट जहाँ लिखा है, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर देखिए तिरुपति लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर तिरुपति लिखा है। तो ये तिरुपति का जहाँ पर मार्क बनाया है, ये जो मार्क बनाया है, ये मार्क यहाँ पे शो कर रहा है कि यहीं पर ही क्या है, यहीं पर ही तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो इसके दक्षिण में, मतलब कि इसके दक्षिण में अगर बोला जाए तो यहाँ पर तिरुपति बालाजी के मंदिर है और इसके इस दक्षिण में यहाँ पर मेनली कौन सी भाषा बोली जाती है? यहाँ पे मेनली तमिल भाषा बोली जाती है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बाबा नदी मुनिवर द ऑथर ऑफ नन्नुल डिस्क्राइब तमिलनाडु एज फॉलोस। बाबा नदी मुनिवर जो हैं वह तमिलनाडु के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि वेंकटा हिल्स ऑन द नॉर्थ, कैप कोमोरिन साउथ एंड द लैंड मास बिटवीन द टू इज तमिलनाडु। बाबा नदी मुनिवर कहते हैं कि वेंकटा हिल नॉर्थ में है, उत्तर में, और कैप कोमोरिन साउथ में है, और इन दोनों के बीच में जो लैंड मास आता है उसे हम तमिलनाडु कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको वेंकटा हिल के बारे में बताया है। वेंकटा हिल को विकंटाद्रि कहते हैं और विकंटाचलम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए विकंटाद्रि आपको दिखाई दे रहा है रेड कलर में। इस इमेज में, भारत की इमेज में रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे वेंकटाद्रि है, या फिर कह सकते हैं वेंकटा हिल है। ये वेंकटा हिल से लेके
ये कन्याकुमारी के बीच में, वेंकटा हिल से लेके ये कन्याकुमारी के बीच में जो ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो रहते हैं इनको क्या कहा गया है? इस पार्ट को तमिलनाडु कहा है। और किसने कहा है? इसे कहा है एक मुनिवर ने, जिसका नाम है भवानिधि मुनिवर। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया वॉज कॉल्ड मद्रास प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश का राज्य था इंडिया पे, तो उस वक्त साउथ इंडिया के पार्ट को मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो भारत के साउथ इंडिया का इमेज दिखा रहा है, इसमें जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये मद्रास प्रेसिडेंसी है। और आपको मैं बता दूं, जब स्वतंत्र हुआ था भारत, तो मद्रास प्रेसिडेंसी से कौन कौन से स्टेट अलग हुए थे? तमिलनाडु अलग हुआ था, मालाबार रीजन ऑफ नॉर्थ केरला अलग हुआ था, लक्षद्वीप आइलैंड अलग हुआ था, कोस्टल आंध्रा एंड रालसीमा रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, ब्रह्मपुर एंड कंचम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, बेल्लारी, दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं कर्नाटका के। इतने सारे स्टेट अलग हुए थे, एक दूसरे में बट गए थे। तो स्वतंत्रता के बाद वह राज्य जिसमें मुख्यतः भाषा तमिल थी, वह क्या हो गया? अलग हो गया। अरिगर अन्ना उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे 1967 में, जिन्होंने नाम दिया तमिलनाडु। याद रखिए, तमिलनाडु के पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वे थे अरिगर अन्ना, और मद्रास प्रेसिडेंसी के वे 5वें चीफ मिनिस्टर थे। यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं आगे। तमिलनाडु वॉज रूल्ड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ चेरा, चोला एंड पांड्या हु वेर कॉल्ड मूवंथर्स ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स। द सदर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया वॉज रूल्ड बाय पांड्या, वेस्ट बाय चेरास एंड नॉर्थ बाय चोलास। देखिए, तमिलनाडु में जो शासन करते थे वे वंशज जो थे वे कौन कौन से थे? मुख्यतः चेरा, चोला और पांड्या थे, जिनको तीनों को मिलाकर एक साथ कहा जाता था मूवेंथर्स प्राचीनतम समय में। और सदर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, देखिए आप यहाँ पे डायग्राम में अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत में यहाँ पर जो है पांड्या जो है वो रूल करते हैं किस ओर में, इसमें यही बताया गया है। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे ये जो यहाँ पे दिशाएं दी गई हैं, तो इसमें बताया है कि नॉर्थ की ओर कौन है? नॉर्थ की ओर चोला है। नॉर्थ की ओर कौन है? चोला है। और ये जो पांड्या है ये किस ओर है? ये साउथ की ओर है। और जो चेरा है वो किस ओर है? वो वेस्ट की ओर है। तो वेस्ट की ओर चेरा और पांड्या किधर है? पांड्या साउथ की ओर और चोला नॉर्थ की ओर, ये इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये साउथ इंडिया का डायग्राम है। साउथ इंडिया के डायग्राम में चेरा, चोला, पांड्या के एम्ब्लेम को यानी प्रतीक को बताया गया है। पांड्या की प्रतीक क्या थी? पांड्या की प्रतीक फिश थी। ये फिश इसलिए थी क्योंकि ये ज़्यादातर एरिया कवर करते थे समुद्र की ओर। यहाँ पे जो पोर्ट से ज़्यादातर लोग का जो मेन एग्रीकल्चर मेन जो ऑक्यूपेशन था, मेन ऑक्यूपेशन ये था कि ज़्यादातर ये फिशिंग करते थे और पर्ल को ढूंढने का काम करते थे, जिसके कारण इनके जो एम्ब्लेम थे वो फिश थे। और ये चोला का जो टाइगर एम्ब्लेम है ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने पूरा हिमालय तक अपनी जीत विजय पताका को फहराया था। तो टाइगर का है, टाइगर का एम्ब्लेम है चोला का। और चेरा का जो है वो है बाउ और एरो। आते हैं आगे द प्री हिस्टोरिक तमिलनाडु के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है? बिफोर प्री हिस्टोरिक पीरियड द इंडियन ओशियन ऑन द साउथ ऑफ केप कमरिन वॉज अ लैंड मास। क्या लिखा है कि प्रागैतिहासिक युग के पहले इंडियन ओशियन जहाँ पर है साउथ में, भारत के साउथ में, भारत के दक्षिण में कौन सा समुद्र महासागर है? हिंद महासागर। तो हिंद महासागर जहाँ पे इस वक्त है वहाँ पर, वहाँ के अंतिम छोर भारत का इस वक्त कौन सा है? भारत का जो अंतिम छोर है दक्षिण में, वह जहाँ पर लैंड मास है, भारत का दक्षिण का जो अंतिम लैंड मास है वो है कैप कोमरिन, जिसका नाम है कन्याकुमारी। ऐसा कहा जाता है प्रागैतिहासिक युग के पहले कन्याकुमारी से लगता हुआ एक बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम था कुमारी कंदम। उसको इस डायग्राम में दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखिए ये इंडिया है और इंडिया का लास्ट पार्ट जो है कन्याकुमारी, उससे सटा हुआ एक बहुत बड़ा पार्ट था कुमारी कंदम। कुमारी कंदम का एक और नाम है जिसे कहते हैं लेमुरिया। यह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को कनेक्ट करता था इंडिया से, ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये सिद्धांत जो है गलत हो गया जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी आया। उससे पहले ये कुमारी कंदम बहुत ज़ोरों शोरों में था। तो यहाँ पे देखिए कुमारी कंदम के बारे में क्या बताया गया है। तमिलनाडु हिस्ट्री की सबसे पढ़ रहे हैं इसलिए कुमारी कंदम के बारे में जिक्र है तो पढ़ाया जा रहा है। बताया गया है रिवर फरोली करके, एक फरोली करके नदी, फरोली नदी थी जो कुमारी कंदम में बहती थी। और ये जो कुमारी कंदम है ये साउथ इंडिया के करीब करीब 8 से 10 पार्ट उससे बड़ा था, मतलब 8 से 10 गुना साउथ इंडिया से बड़ा था ये कुमारी कंदम। और कुमारी कंदम के बारे में क्या लिखा है? यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ माउंटेन्स थे
और सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे रेन भी होती थी, वर्षा होती थी, और यहाँ पे घने जंगल थे, और यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही सभ्य पीपल थे, और यहाँ पे एफिशिएंट किंगडम, उद्यत राज्य था। यहाँ पे क्या लिखा, द किंगडम वुड हैव बीन द एंशिएंट पांड्या किंगडम, और कंदन को कुमारी कंदम में जिनका राज्य था, जिसका किंगडम था वो कौन थे, वो पांड्या किंगडम थे। पांड्या किंगडम में क्या कराया था, 3 संगम्स कराए थे, यानी पांड्या किंगडम के जो एज है, कहा जाता है तमिलनाडु हिस्ट्री के हिसाब से, ये पांड्या किंगडम जो थे वो कुमारी कंदम में इनका किंगडम था, इनका राज्य था। तो पांड्या किंगडम को क्या किया गया है, इनको 3 पार्ट में इनके एज को बांट दिया गया है, कि जो इन्होंने राज्य किया है उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया है, और जो 3 पार्ट में इसे बांटा गया है, इसी एज को क्या कहा जाता है, संगम एज कहा जाता है। तो चलिए संगम एज के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं और उसे समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, मैं आपको बता दूं संगम एज के बारे में। दक्षिण भारत में जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी बहती है, ऐसा कहा जाता है कि 300 ईसा पूर्व, मतलब 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट से लेके आफ्टर 3rd सेंचुरी क्राइस्ट के, बिफोर क्राइस्ट ऑफ 3rd सेंचुरी से आफ्टर क्राइस्ट 3rd सेंचुरी के बीच में जितने भी पीरियड आते हैं, इनके बीच के पीरियड को क्या कहा जाता है, इन बीच के पीरियड को कहा जाता है संगम एज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, BC 3rd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट और 3rd सेंचुरी आफ्टर क्राइस्ट, 3rd सेंचुरी AD और BC 3rd सेंचुरी, इन दोनों के बीच में जितने भी पीरियड आते हैं उन पीरियड को क्या कहा जाता है, संगम एज कहा जाता है। और किसे कहा जाता है, जो दक्षिण भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आते हैं, दक्षिण में आते हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में आते हैं, उनको कहा जाता है संगम एज। संगम एज में आप अगर देखेंगे तो संगम एज में तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था, जो संभवतः किन्हीं प्रमुख राजाओं के संरक्षण में होता था। और 8वीं सदी ईस्वी में आपको तीनों संगम का वर्णन इसमें मिलेगा। और इनकी जो रचनाएं हैं, मतलब इनके जो लिटरेरी वर्क, संगम एज में जो लिटरेरी वर्क हुए हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, ये ग्रंथ ज़्यादातर आपको द्रविड़ लिटरेरी से या फिर द्रविड़ साहित्य से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते में आपको मिलेंगे। ठीक है, और आपको मैं ये भी बता दूं, अकॉर्डिंग टू, हम लोग आ जाते हैं अपने, अब इसमें जो लिखा है उसके बारे में बताते हैं। देखिए 3 संगम्स के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू तमिल लेजेंड्स, देयर वेर 3 संगम्स अकेडमी ऑफ द तमिल पोइट्स हेल्ड इन द एंशिएंट साउथ इंडिया ऑफ पार्टिकुलरली कार्ड मुचुगम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है तमिल किंवदंतियों के अनुसार, जो तमिल लेजेंड थे उनके अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 कवियों का संगम का आयोजन किया गया था, जिसे कहा जाता है मुच्चगम कहा जाता है। ओके, ये जो 3 संगम एज हैं, इन 3 संगम एज को कहा जाता है कि 3 कवियों का ये संगम था, जिसे एक साथ कहा जाता है मुचुगम। ओके, तो आइए हम एक साथ में इन सभी को देखते हैं अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु हिस्ट्री में क्या लिखा है। देखिए फर्स्ट संगम एज को हम लोग देखते हैं। लिखा है कि फर्स्ट संगम एज जो था वह कुमारी कंदम में था। फर्स्ट संगम एज का जो पांड्या किंगडम था उनका बीता कहाँ पे, कुमारी कंदम में। ये अकॉर्डिंग टू तमिलनाडु हिस्ट्री के लिखा गया है। जब कहा गया है प्री हिस्टोरी के पहले, कहा जाता है कि इंडियन ओशन जो है वहाँ पर बहुत बड़ा लैंड मास हुआ करता था, जिसका नाम था कुमारी कंदम, और ये इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से जोड़ता था। तो ये जो लैंड मास है, ये लैंड मास में ही पांड्या किंगडम रहा करते थे। तो इन पांड्या किंगडम ने जो अपना एज बिताया है कुमारी कंदम में, उसको, और साथ ही साथ जो उसके बाद सुनामी में जब कुमारी कंदम बह गया, तो उसके बाद जब भारत में आए तो उसमें जो उन्होंने एज बिताया, इन सभी पार्ट को एज में संगम एज कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम एज। और इन संगम एज को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें है फर्स्ट संगम, और कहा गया है इसका कैपिटल था थेनमदुरै। क्या था इसका कैपिटल था थेनमदुरै। इसका कैपिटल था थेनमदुरै, और थेनमदुरै आता था कुमारी कंदम में। थेनमदुरै कहाँ आता था? कुमारी कंदम में। जो कैपिटल था किसका? पांड्या का था। और यह जो प्लेस है, ये प्लेस कहाँ क्या हो गया? ये प्लेस जो है सुनामी आने के कारण समुद्र में लिप्त हो गया या फिर गायब हो गया। और लिखा है कि जब ये संगम एज था, इसमें बहुत सारे उस वक्त के समय में देवता और बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि उस वक्त में अवेलेबल थे। फर्स्ट संगम एज के समय में अवेलेबल थे, बहुत पुराने समय में जब कुमारी कंदम हुआ करता था लैंड मास। उसके बाद बात करते हैं सेकंड संगम एज के बारे में। सेकंड संगम एज में क्या बोला गया है कि कुमारी कंदम क्या हो गया? सुनामी में जब गायब हो गया,
तो उसके पूरे पार्ट नहीं गायब हुए थे, उसके आधे पार्ट गायब हुए थे। तो कुमारी कंदम के जो आधे पार्ट और बचे थे, वे आधे पार्ट में कुमारी कंदम में पांड्या किंगडम ने क्या किया, फिर अपना एक कैपिटल बनाया जिसका नाम था कप्पड़ापुरम। कप्पड़ापुरम में उन्होंने फिर वहाँ पे रहना शुरू किया, और वहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर सुनामी आया और फिर पूरी तरह से कुमारी कंदम डूब गया। लेकिन डूबने से पहले वहाँ पे कुछ लिटरेरी वर्क हुए थे, और वो लिटरेरी वर्क में एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था टोक्कापियम, और वो आज भी सर्वाइव है। उसमें सेकंड संगम एज के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। अब बात करते हैं थर्ड संगम एज की। थर्ड संगम एज उसे कहते हैं जब पांड्या किंगडम है, उन्होंने कहाँ पे रूल किया, मदुरै में रूल किया। जो मदुरै आज भी भारत में है, वहाँ पे उन्होंने रूल किया और मदुरै को अपना कैपिटल बनाए थे। और यहाँ पे जो इतना भी दिन वो लोग रहे उसे कहते हैं लास्ट संगम एज। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे तमिल लिटरेरी वर्क हुए, और उसके रिसोर्सेज में संगम पीरियड के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। तो चलिए संगम एज के लिटरेरी वर्क को हम लोग पूरी तरह से समझते हैं कि कौन कौन से बुक लिखे गए थे, और उसके बारे में क्या क्या विवरण हमें संगम एज के बारे में कौन कौन से विवरण हमें देखने मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द संगम लिटरेरी इंक्लूड्स तोल्कापियम, एतुतोगै, पत्तापट्टू और पथिनेकी कनक्कू एंड 2 एपिक्स नेम्ड शिलापतिकरम एंड मणिमेगलई। ये जो हैं यहाँ पे आपको जितने भी ग्रंथ दिखाई दे रहे हैं, इन सब के नाम, ये सब पूरे क्या हैं, ये संगम एज के दौरान में लिखे हुए हैं। जिसके में ये जो सबसे पहले लिया है टोक्कापियम, ये कब लिखा गया है, ये सेकंड संगम एज में लिखा गया है। और बाकी सब कब लिखे गए हैं, ये बाकी सब लिखे गए हैं थर्ड संगम एज में। कब लिखे गए हैं, थर्ड संगम एज में। तो चलिए सबको अच्छी तरह से समझते हैं फटाफट। देखिए बात करते हैं पहले टोक्कापियम के बारे में बात करते हैं। टोक्कापियम किसके द्वारा लिखा गया है, इसके ऑथर कौन है, इसके जो ऑथर है उनका नाम है तोल्कापियर, और यह द्वितीय संगम का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जो मैंने आपको बताया है। और साथ ही साथ में इसमें कौन कौन सी जानकारी आपको मिलती है, इसमें आपको जो जानकारी मिलती है वो मिलती है पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और साथ साथ में सोशियो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है सेकंड संगम एज की। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी इसमें प्रदान होती है। चलिए आगे चलते हैं एतुतोगै के बारे में। एतुतोगै के बारे में क्या लिखा हुआ है, चलिए आइए समझते हैं। एतुतोगै क्या है, यह जो है ये 8 एंथोलॉजीज है। एंथोलॉजीज का मतलब क्या होता है, एंथोलॉजीज का मतलब होता है कि समझ लीजिए एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ को 7-8 भागों में बांटा गया है, और वो 8 के 8 भाग अलग अलग ग्रंथ ऑथर के द्वारा लिखे हुए हैं। ओके, तो ये क्या है, ये जो अत्युतोगय है, ये कब लिखा गया है, थर्ड संगम एज में लिखा गया है। और इसमें कितने पार्ट हैं इस ग्रंथ के 8 पार्ट हैं, और इन ग्रंथ के जो 8 पार्ट हैं इनको 8 भागों में जो बांटा गया है, उनके नाम क्या हैं, उनके नाम इसमें निम्नलिखित हैं। एक का नाम है नरिन्नय करुंथोके, एरुकरुनुर, पदित्रपत्तु, परिपादल, कल्लिथोके, अहिनानरु और पुरु नानरू। ये इनके बारे में लिखा गया है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। ये सब पूरे जो हैं सिर्फ टोक्कापियम को छोड़ के बाकी सब किस में लिखे गए हैं, थर्ड संगम एज में। अब बात करते हैं पट्टू पाटू के। इसमें देखिए क्या है, ये 10 गीत हैं। मतलब ये 10 आइडियल्स जो लिखा है, ये आइडियल्स क्या होते हैं, ये आइडियल्स होते हैं सिंपल डिस्क्रिप्टिव वर्क इन पोएट्री। मतलब कि जो वर्णन दिए गए हैं उसको किस में दिया गया है, कविता में वर्णन करके दिया गया है, और इसमें 10 कविताओं के संग्रह है। और ये कब लिखे गए हैं, ये थर्ड संगम एज में लिखे गए हैं। और जो 10 कविताओं के संग्रह हैं, उन 10 कविताओं के जो हेडिंग हैं वो इसमें लिखे हुए हैं। आप इसको गो थ्रू होइए, इसमें नाम पूरा लिखा हुआ है। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, पथिनेकी कनाकू के बारे में हम लोग आगे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो है इसमें क्या लिखा है, ये जो है 18 कविताओं वाला एक आचार मूलक ग्रंथ है। ओके, ये क्या होता है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप ये जो है आपको मैं बता दूं, ये इसमें 18 कविताओं में महत्वपूर्ण कविता तमिल के महान कवि दर्शनक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरल है। मतलब देखिए जैसे कि तिरुवल्लुवर हैं कौन, मैं आपको पदिने किल्लकड़गु में आपको बता दूं कि ये है जो है इसमें 18 कविताएं लिखी गई हैं, और ये थर्ड संगम एज में लिखा गया है।
और इन 18 कविताओं में महत्वपूर्ण कविता तमिल के महान कवि दर्शनक थिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुकुरुल भी है। ओके, तो ये देखिए पथिने करने के जो है इसमें 10 कविताएं हैं, 18 कविताएं हैं, और ये 18 कविताओं में एक कविता किसके द्वारा लिखा हुआ है? थिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया है। और ये थिरुवल्लुवर कौन है? जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में संत कबीर आते हैं, वैसे ही साउथ इंडिया में संत कबीर जैसे महान संत यहाँ पे साउथ इंडिया में माना जाता है कि इनको थिरुवल्लुवर को जाना जाता है। और थिरुवल्लुवर ने एक कविता लिखा है जिसका नाम है थिरुकुरुल। और इसे आप मान लीजिए तमिल साहित्य में इसको बाइबल माना जाता है। जैसे ईसाइयों का बाइबल होता है, वैसे थिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा हुआ थिरुकुरुल भी क्या होता है? ईसाइयों का बाइबल माना जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, लास्ट इसको देखते हैं सिलापदिकरम के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलापदिकरम के बारे में। द टू एपिक्स सिलापदिकरम इज रिटन बाय एलांगो अदिगल एंड मणिमेगलाई बाय सित्तलाई सत्तन्नर। दे आल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल डिटेल्स अबाउट द संगम सोसाइटी एंड पॉलिटी। देखिए सिलापदिकरम बहुत सारे लोगों के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, और इसमें आपको किस किस के बारे में जानकारी मिलती है? इसमें आपको पॉलिटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिलेगी, और संगम सोसाइटी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप अदर सोर्सेज की बात करें जिसमें संगम पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द ग्रीक ऑथर्स लाइक मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, पालिनी एंड टोलेमी। ये सब क्या किए थे? ये सब कहाँ के ऑथर्स थे? ये सब ग्रीक के ऑथर थे, और इन्होंने वेस्ट और साउथ इंडिया के बीच में जितने भी ट्रेड हुए हैं उसके बारे में लिखा है, और उसके कॉन्टैक्ट के बारे में इन सभी ऑथर ने लिखा है। ओके, और इसके अलावा कहाँ पे मिलता है? इसके अलावा हमें मिलता है अशोक के इंस्क्रिप्शन में चेरा चोला पांड्या के बारे में जानकारी और मिलती है। और कहाँ पे मिलती है? और हमें मिलती है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल ऑफ कलिंगा। आप कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा में अगर जाएंगे तो वहाँ पे भी तमिल राज्यों का उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, तो हमें इन ऑथर्स के द्वारा संगम एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए हम लोग ने यहाँ तक जान लिया, अब चलते हैं आगे और समझते हैं बाकी लोग को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द कॉन्टिनेंट लेमुरिया। कॉन्टिनेंट लेमुरिया के बारे में मैंने अभी आपको बताया। लेमुरिया को क्या कहते हैं? लेमुरिया का एक और नाम है, कौन सा है? कुमारी कंदम। कुमारी कंदम नाम है लेमुरिया का। और कुमारी कंदम मैंने अभी बताया। कुमारी कंदम कहाँ पे होता है? कुमारी कंदम कहाँ पे, लैंडमार्क कहाँ पे था? कुमारी कंदम जो था वो इंडिया को किससे कनेक्ट करता था? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से कनेक्ट करता था। ओके, और यहाँ पे क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है कि सबसे पहले मानव का विकास कहाँ पे हुआ था? कुमारी कंदम पे हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? जैसे जैसे सुनामी आई वैसे वैसे कुमारी कंदम क्या हो गया? गायब हो गया। और ये भी कहा जाता है कि तमिल भाषा का जो विकास हुआ था वो यहीं पर ही हुआ था। और यहाँ पे जो लोग रहते थे वे क्या हैं? वे जो दक्षिण भारत में जो इस वक्त के मनुष्य हैं उनके वंशज कुमारी कंदम में रहते थे। और ऐसा कहा जाता है देयर वॉज अ बिग मास कनेक्टिंग अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया विच वॉज कॉल्ड लेमुरिया। और ऐसा भी कहा जाता है कुमारी कंदम का एक नाम तो लुमेरिया था, और लेमुरिया नाम किसको पड़ा? इस नाम पे पड़ा कि कुमारी कंदम में एक बंदरों की प्रजाति रहती थी जिसका नाम था लेमुर, उसके नाम पे लेमुरिया पड़ा। और ऐसा विश्वास है कि कुमारी कंदम में ये जो मंकी लेमुर पाए जाते थे ये किसके वंशज थे? ये ह्यूमन बींग के वंशज थे, और जिनकी जो मेन जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? तमिल थी। ओके, और ऐसा कहा जाता है कि जो लेमुर मंकी थे कुमारी कंदम में ये किसके वंशज हैं? ये तमिलनाडु में आज जो रहते हैं, या फिर कह सकते हैं तमिलनाडु में रहने वाले लोग के वंशज हैं, या फिर कह सकते हैं पूरे इंडिया में रहने वालों के वंशज हैं। अब चलते हैं हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। हिस्टोरिक पीरियड के बारे में यहाँ पे क्या लिखा है? द हिस्टोरिक पीरियड ऑफ तमिलनाडु बिगिन फ्रॉम द संगम एज। ऐसा कहा जाता है कि जो ऐतिहासिक युग है तमिलनाडु का वो कहाँ से शुरू हुआ है? संगम एज से शुरू हुआ है। संगम एज इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द पोएट ऑफ द थर्ड संगम पीरियड जॉइन टुगेदर एंड डिड रिसर्च ऑन तमिल। ऐसा कहा जाता है कि थर्ड संगम एज में सभी कवि एक साथ मिले और मिलकर उन्होंने कौन सी भाषा का रचना किया? उन्होंने तमिल भाषा का रचना किया। और तमिल भाषा की रचना कब से कब के बीच में हुई है? तमिल भाषा की रचना हुई है BT 200 से AD 200 के बीच में। यहाँ पे BT और AD का मतलब क्या है याद समझिए। देखिए जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है, तो उस जन्म के जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उस जन्म के 31 साल पहले, कितना? 31 साल पहले किसका जन्म हुआ था? थिरुवल्लुवर का जन्म हुआ था।
तो थिरुवल्लुर के जन्म जब हुए थे वो कब हुए थे? वो क्राइस्ट के 31 साल पहले हुए थे। और तमिलनाडु के अनुसार तमिलनाडु वाले जो हैं उन्हें वे जो हैं देवता थिरुवल्लुर को मानते हैं, न कि क्राइस्ट को। तो थिरुवल्लुर के जन्म के पहले के जो भी समय है उसे ये लोग कहते हैं बिफोर थिरुवल्लुर। और जो थिरुवल्लुर हैं, थिरुवल्लुर के जन्म के पहले जितने भी समय है वे कहते हैं उसे बीटी। और थिरुवल्लुर के मृत्यु के पश्चात जितने भी समय है उसे कहते हैं ये 80। तो ये लोग क्राइस्ट के हिसाब से नहीं मानते हैं, ये थिरुवल्लुर के हिसाब से पूरे युग को जोड़ते हैं। तो थिरुवल्लुर का जन्म कब हुआ था? क्राइस्ट के जन्म के 31 साल पहले। आप जो देखते हैं ईसा पूर्व, ईसा सन, या फिर ईसा के बाद, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, BC AC, ठीक है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में BC AC नहीं मानते, वहाँ पे BT AT मानते हैं, ठीक है। और ये क्यों मानते हैं? क्योंकि कहा जाता है क्राइस्ट के 31 साल पहले थिरुवल्लुर जो महान संत थे वो दक्षिण भारत के थे, उनके हिसाब से ये लोग मानते हैं BT AT, ठीक है। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप नहीं समझे होंगे तो पहला लेक्चर देखें, उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। चलिए, नोट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ संगम पीरियड के बारे में। संगम काल का राजनीतिक इतिहास कैसा था? देखिए, चेरा चोला पांड्या कहाँ पे राज करते थे ये आपको यहाँ पे पूरी तरह से समझा दिया गया है। और यहाँ पे आपको अब इसके बारे में पूरी तरह से बताया जाएगा। चलिए, साउथ इंडिया जो है ड्यूरिंग द संगम एज वॉज रूल्ड बाय 3 डायनेस्टीज। जो साउथ इंडिया है संगम एज के दौरान 3 वंशों के द्वारा यहाँ पे राज किया जाता था। वे कौन कौन से थे? चेरा चोला और पांड्या। और इनका मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस किंगडम इज ट्रेस्ड फ्रॉम द लिटरेरी रेफरेंस ऑफ संगम पीरियड। और तीनों वंश के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है? वो संगम एज में जितने भी लिटरेरी वर्क्स या फिर जितने भी ग्रंथ लिखे गए उनसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पहले बात करते हैं चेरा के बारे में, चेरा वंश के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है। द चेरास कंट्रोल द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ केरला एंड कोंगो रीजन ऑफ तमिलनाडु। इसका मतलब चेरा ने आधुनिक राज्य में केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों में तमिलनाडु के कोंगो क्षेत्र को नियंत्रित किया। और यहाँ पे क्या लिखा है? वंजी वॉज देयर कैपिटल एंड द पोर्ट्स ऑफ देयर वेस्ट कोस्ट मुसरी एंड तोंडी वॉज अंडर देयर कंट्रोल। उनकी राजधानी वाजी थी। पश्चिमी तट मुसरी और टोंडी के बंदरगाह उनके नियंत्रण में थे। द एम्ब्लेम ऑफ चेरा वॉज बाउ एंड एरो। चेरा के जो एम्ब्लेम थे, प्रतीक थे, वो कौन कौन से थे? धनुष और बाण थे। और क्या लिखा है? द पुंगुर इंस्क्रिप्शन ऑफ 1st century AD हैज़ रेफरेंस टू 3 जनरेशन ऑफ चेरा रूलर्स। इसका मतलब ईसा की पहली शताब्दी में पुगलुर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी हमें मिलती है। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे आपको देखिए द पुगलुर द चेरास एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू ट्रेड विथ रोमन्स। दे आल्सो बिल्ट अ टेम्पल ऑफ अगस्त देयर। यहाँ पे क्या लिखा है? चेर राजा जो थे, चेर के जो राजा थे, चेर राज्य के जो राजा थे वे रोमन साम्राज्य के साथ में ट्रेड करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। और कहा जाता है कि उन्होंने एक अगस्त ऋषि का मंदिर भी बनवाया था। और क्या लिखा है यहाँ पे? आगे चलते हैं। द ग्रेस्ट रूलर ऑफ चेरास वॉज सेंगुतुवन और द रेड चेरा और द गुड चेरा हु बिलोंग टू द 2nd century AD। चेरों में सबसे महान राजा कौन थे? वे थे सेंगुटवन या फिर सेंगुतुवन थे, जिन्हें लाल या अच्छे राजा कहा जाता था, अच्छे चेर राजा कहा जाता था। और क्या बताया गया है इसमें बोला गया है सेंगुतुवन जो थे वो इंट्रोड्यूस द पत्नी कल्ट और वर्शिप द करंगी इन द आइडियल ऑफ तमिलनाडु। और क्या लिखा है? ही वॉज द फर्स्ट टू सेंड एन एम्बेसी टू चाइना फ्रॉम साउथ इंडिया। कहा गया है कि वह दक्षिण भारत से चीन में दूध भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए, चेर राज्य में जो राजा थे सेंगुतुवन, वे क्या थे? उन्होंने सबसे पहले चीन में अपने दूध भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। और साथ ही साथ ये जो सेंगुतुवन थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने राज्य में अपने पत्नी की पूजा प्रारंभ की थी, जिसे कड़ंगी पूजा भी कहा गया है। सेंगुतुवन थे, उन्होंने अपने वाइफ की पूजा करते थे, ओके, जिसे आज के समय पे कड़ंगी पूजा कहा जाता है, वहाँ पे त्यौहार मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चोला के बारे में हम लोग जानते हैं फटाफट। चोला के बारे में क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा है द चोला कंट्रोल द सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु। चेरा जो है वो तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया। द कोर एरिया ऑफ रूल वॉज कावेरी डेल्टा, लेटर नोन एज चोलामंडलम। उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिसे बाद में चोलामंडलम के नाम से भी जाना जाता था। आगे चलते हैं। द कैपिटल वॉज उरैयर नियर तिरुचिरापल्ली टाउन एंड पुहार एंड कावेरी पट्टिनम वॉज एन अल्टरनेटिव रॉयल रेसिडेंस एंड चीप पोर्ट टाउन।
उनकी राजधानी कौन सी थी? उनकी राजधानी थी उरैयूर, जो तिरुचिरापल्ली शहर के पास थी। बाद में करैकल ने कवरीपत्तनम और पुहार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बना ली। और क्या लिखा है? द चेरा ऑल्सो मेंटेन द एफिशिएंट नेवी। चेरा जो है उनके पास एक कुशल सेना थी। और क्या लिखा है? इनकी एम्ब्लेम कौन सी थी? इनकी एम्ब्लेम जो थी वो थी टाइगर। इनका प्रतीक जो था वो कौन सा था? चिन्ह कौन सा था? वो था टाइगर। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है पत्तिनपल्लई पोर्ट्रेज हिज लाइफ एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। यहाँ पे लिखा पत्तिनपल्लई में उनके जीवन के सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। पत्तिनपल्लई एक ग्रंथ है जिसमें उनके जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है, मतलब उनकी नेवी कैसी थी इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है? मेनी संगम पोएम्स मेंशन द बैटल ऑफ वेनी वेयर दे डिफीटेड द कॉन्फेडरेंसी ऑफ चेरा पांड्या एंड 11 माइनर चिफ्टेंस। यहाँ पे लिखा है विभिन्न संगम साहित्य के कवि में वेड़ी के युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में करैकल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया है। और यहाँ पे क्या लिखा है? करैकल्स मिलिट्री अचीवमेंट मेड हिम ओवरलॉर्ड ऑफ होल तमिल रीजन ऑफ द टाइम। इस लड़ाई में उनको क्या कर दिया गया? उनको पूरे तमिल राज्य में उनको सबसे बड़ा बना दिया। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश ड्यूरिंग दिस रीजन। ट्रेड और कॉमर्स मतलब आयात और निर्यात इनके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फला फूला। और क्या लिखा गया है यहाँ पे? ही फाउंडेड द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार आइडेंटिकल विद द कावेरीपट्टनम एंड कंस्ट्रक्टेड 160 किलोमीटर ऑफ एम्बार्कमेंट अलॉन्ग विद द कावेरी रिवर। करैकल ने पुहार और कावेरीपट्टनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उदयपुर से कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित की। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध भी इन्होंने बनवाया। चलिए आगे चलते हैं और भी समझते हैं अब पांड्या के बारे में। पांड्या के बारे में क्या लिखा गया है उसे चलिए समझते हैं। पांड्या के बारे में लिखा है कि द पांड्या रूल्ड फ्रॉम मदुरै। पांड्या कहाँ रूल करते थे? ये रूल करते थे मदुरै में। थर्ड संगमेज। ओके, अब क्या लिखा है यहाँ पे? कोरकई वॉज देयर मेन पोर्ट। इनका जो मेन पोर्ट था वो कौन सा था? कोरकई था। और इनका एम्ब्लेम क्या था? इनका एम्ब्लेम था फिश। द पैट्रोनाइज द तमिल संगम्स एंड फैसिलिटेटेड द कंपाइलेशन ऑफ द संगम पोएम्स। यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है कि जो उन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की। और साथ में क्या लिखा गया है? रूलर्स केप्ट रेगुलर आर्मी। ये इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने एक नियमित सेना बना के रखी थी। ट्रेड वॉज प्रॉस्परस एंड देयर पोल्स वर फेमस। आयात निर्यात इसमें भी बहुत ज़्यादा फली फूली थी। और इनका मेन जो आयात निर्यात होता था वो कौन सा था? वो मोती थी, जो बहुत ही फेमस थी इनके समय में। और क्या लिखा गया है यहाँ पे? सती कास्ट आइडल वर्शिप वर कॉमन, विडोज आर ट्रीटेड बैडली। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें समाज में विधवाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था और सती प्रथा और मूर्ति पूजा यहाँ पे कॉमन थी। और क्या लिखा गया है यहाँ पे? दे अडॉप्टेड द वैदिक रिलीजन ऑफ सेक्रीफाइस एंड पैट्रोनाइज्ड ब्राह्मण प्रियस्ट। यहाँ पे लिखा है इन राज्यों में ब्राह्मणों का काफ़ी प्रभाव था और ईसा के शुरुआती शताब्दियों में पांड्या राजा वैदिक यज्ञ भी करते थे। और क्या लिखा है कि यहाँ पे देयर पावर डिक्लाइंड विद द इन्वेशन ऑफ द ट्राइब कॉल्ड कालभारस। एक कबीला था जिसको कहा जाता है कालभारस। ये जब इनसे इनकी युद्ध हुआ पांड्या राज्य का, तो ये क्या हो गया? पांड्या राज्य वहाँ से ख़त्म होना शुरू हो गए। और इनके संगम युग का अंतिम पांड्या शासक कौन था? वह था नलिवकोडन कौन था? इनके राज्य का अंतिम शासक था। ये इसके बारे में लिखा गया है। चलिए हम लोग ने इतना पूरा चेरा चोला पांड्या के बारे में समझ लिया। अब इनके पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग कुछ बातें जानते हैं। देखिए इनका जो शासन था वो कैसा था? हेरिडिटी था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और इनमें क्या होता था? इनमें कोई ना कोई फिक्स एम्ब्लेम होता था। जैसे चेरा का क्या हो गया? चेरा चोला पांड्या सबका आपने देखा। पांड्या का क्या था? पांड्या का फिश था। ओके, और चोला का क्या था? टाइगर था। और चेरा का जो था वो बाव और एरो था। यहाँ पे क्या लिखा है? द किंग वॉज अस्टेड बाय होल बॉडी ऑफ ऑफिशियल हु वर कैटेगराइज्ड इनटू 5 काउंसिल। जो राजा थे उनकी शक्ति पर 5 परिषदों का नियंत्रण था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से भी जाना जाता था। और वे कौन कौन से थे जिनके ऊपर क्या कहते हैं नियंत्रण था? वे थे मिनिस्टर जिन्हें कहा जाता है मंत्री, और प्रियस्ट पुरोहित, एनवॉइस जिन्हें कहा जाता है दूत, और क्या लिखा है? मिलिट्री कमांडर्स जिन्हें कहा जाता है सेनापति, और साथ में स्पाइस जिसे कहा जाता है गुप्तचर। इन पाँचों के साथ में उनकी परिषद समिति बनी रहती थी। आगे चलते हैं और क्या लिखा है इसमें? द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑफिशियंटली ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलर आर्मी वॉज एसोसिएटेड विथ ईच रूलर। इसका मतलब होता है सैन्य सामान का प्रशासन का संचालन कुशलतापूर्वक किया जाता था और प्रत्येक शासक के साथ में एक नियमित सेना हुई करती थी।
और क्या लिखा है यहाँ पे, चलिए आइए देखते हैं। द चीफ सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वॉज लैंड रेवेन्यू वाइल कस्टम ड्यूटी वॉज ऑल्सो इम्पोज विद द फॉरेन ट्रेड। इसका मतलब इनका जो आय था वह कहाँ से आता था, एक तो आता था इनकम टैक्स से जो लैंड रेवेन्यू के ऊपर लगता था, और दूसरी कस्टम ड्यूटी से जिसको सीमा शुल्क कहता था। किस पे लगाया जाता था, जो फॉरेन विदेश से व्यापार होता था उसके ऊपर। मतलब दो से ही इनकी लैंड रेवेन्यू होती थी, इनकम होती थी। आगे चलते हैं। मेन सोर्स ऑफ फुलफिलिंग द रॉयल ट्रेजरी वॉज द बॉडी कैप्चर्ड बाय इन वॉर्स। इसमें लिखा है कि जो भी जब भी लड़ाइयाँ होती थी कहीं पे भी इनके राज्य में, तो जो भी धन या खजाने लूटे जाते थे उनको भी राजकोष में रख दिया जाता था। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखा है, द रोड एंड हाईवेज वर मेंटेन्ड एंड गार्डेड टू प्रिवेंट रॉबरी एंड स्मगलिंग। डकैती और तस्करी को रोकने के लिए सड़कों और राजमार्गों की उचित व्यवस्था को बनाए रखा गया था। तो ये हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं संगम सोसाइटी के बारे में। फटाफट देखेंगे। ओके, हमारे पास टाइम अपना बहुत ज़्यादा होते चले आ रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तुलका पीएम रिफर्स टू द 5-fold डिवीजन ऑफ लैंड्स, कुरुंजी हिली ट्रैक्स, मुलई पश्चुरल, मरुद्रम एग्रीकल्चर, नैनीताल कोस्टल एंड पलई डेजर्ट। देखिए यहाँ पे जो है क्या लिखा है, संगम कविताओं में भूमि के 5 प्रकार पाए जाते हैं, जिसमें लिखा है देहाती, कृषि, रेगिस्तान, समुद्रवर्ती और पहाड़ी। ये लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पे उसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए तुलक पीएम जो सेकंड संगम एज का तुलक पीएम ग्रंथ है, उसमें देखिए और भी चीज़ बताया गया है। इसमें बताया गया है कि उस वक्त के समय में भी 4 कास्ट होते थे, और वो 4 कास्ट कौन कौन से होते थे, इसमें लिखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये उस वक्त के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा, जैसे वैदिक पीरियड में देखने मिलता था। और साथ ही साथ में क्या लिखा है, एंशियंट प्रिमिटिव ट्राइब्स लाइक थोड़ास, एरुलास, नागास, वेदास एंड लिव्ड इन दिस पीरियड। उस वक्त के समय में बहुत सारे कबीले रहते थे जिनका नाम यहाँ पे लिखा गया है। अब चलते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग संगम एज। औरतों की पोजीशन संगम एज के दौरान क्या थी, इसमें लिखा है लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द संगम लिटरेचर टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज के दौरान में बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेंगी जिससे आप औरतों की स्थितियों को समझ सकते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या लिखा गया है, वोमेन हैड रेस्पेक्टेड वेयर अलाउड टू इंटेलेक्चुअल परस्यूट। देखिए महिलाओं का सम्मान किया जाता था और उन्हें भौतिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति थी। उसमें देखिए प्रमुख औरतों के नाम लिखे गए हैं ब्लैक हेडिंग में, उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और क्या लिखा है, हु फ्लरिश्ड एंड कंटिन्यूड टू तमिल लिटरेचर। उन्होंने क्या किया था, तमिल साहित्य में अपना उत्कर्ष योगदान दिया था। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वोमेन वर अलाउड टू चूज देयर पार्टनर्स बट लाइफ ऑफ विडोज आर मिजेबल। औरतों को अपना साथी चुनने का अधिकार था, लेकिन जब औरतें विधवा हो जाती थी तो उनकी जो दशा थी वो बहुत ही दयनीय होती थी। और साथ ही साथ इसमें क्या लिखा है, समाज में उच्च स्तर पर सती प्रथा का प्रचलन भी उल्लेख मिलता है। सती का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है हमको। ठीक है, अब बात करते हैं रिलीजन के बारे में। चले रिलीजन देख लेते हैं फटाफट। देखिए इसमें क्या थे, द प्राइमरी डेटी ऑफ संगम पीरियड वाज मुरुगन। संगम एज में जो प्रमुख देवता थे वे कौन थे, वे मुरुगन थे, जिनको तमिल भगवान के रूप में माना जाता है। द वर्शिप ऑफ मुरुगन वाज हैविंग एन एंशिएंट ओरिजिन एंड द फेस्टिवल रिलेटिंग टू गॉड मुरुगन वाज मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम साहित्य में उल्लेख किया गया है। ये 2 हो गए। अब चलते हैं आगे। मुरुगन वाज ऑनर्ड विद द 6 अबोट्स नोन एज अरुपदई विदु। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि जो मुरुगन हैं उनको बहुत सारे लोगों से उनको ऑनर्ड किया गया है। और क्या लिखा गया है, वो कौन कौन से हैं, अदर गॉड्स वर्शिप ड्यूरिंग द संगम पीरियड वेयर मायोन, वेदन, वरुण एंड करवई। और मुरुगन के अलावा भी जिन भगवानों की पूजा की जाती थी उसमें कौन प्रमुख थे, विष्णु, इंद्र, कृष्ण, वरुण और कोरवई। और क्या लिखा है, द हीरो स्टोन नंदू उकल वर्शिप के बारे में। इसमें लिखा गया है कि जब लड़ाई होती थी, लड़ाई के समय जो वीर योद्धा मर जाते थे उनको क्या किया जाता था, उनको दफनाकर उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता था और उस पत्थर की पूजा की जाती थी, जिसको कहा जाता था हीरो स्टोन या फिर नाडुकाल वर्शिप। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, आगे देखिए आप अगर चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है इकोनॉमी ऑफ संगम एज में। इकोनॉमी ऑफ संगम एज क्या था, चलिए आइए इसको पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। संगम एज में जो प्रमुख ऑक्यूपेशन था वो कौन सा था,
यहाँ पे प्रमुख ऑक्यूपेशन जो था वो एग्रीकल्चर था। और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर के अलावा और कौन कौन से ऑक्यूपेशन मेन थे, उसमें ऑक्यूपेशन जो मेन थे उसको मैं फटाफट हिंदी में बताता हूँ। उसमें जो थे हाथ से बनाने वाली कला जैसे कि बुनाई का काम, धातु के काम, बढ़ईगिरी, जहाज निर्माण और मोतियों पत्थरों तथा हाथी दांत के उपयोग करना और आभूषण बनाना शामिल था। अब चलते इसमें क्या लिखा है, देयर वॉज इन ग्रेट डिमांड इन द इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड दैट वाज एट पीक्स ड्यूरिंग संगम पीरियड। संगम पीरियड के दौरान पे आयात निर्यात अपने बहुत चरम सीमा पे थी। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ हाई एक्सपर्टाइज वाज अटेन्ड इन स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन सिल्क अदर्स दिस वेर इन अ ग्रेट डिमांड इन वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली इन फॉर कॉटन क्लॉथ्स वोवन एट रैयर। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है सूती और रेशमी कपड़ों की कताई एवं बुनाई में उच्च विशेषज्ञता प्राप्त थी। पश्चिमी देशों में विशेष रूप से उरियर में बने हुए सूती कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा मांग थी। और क्या लिखा है यहाँ पे, द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार के बारे में। द पोर्ट सिटी ऑफ पुहार जो है इसमें लिखा है कि पुहार शहर विदेशी व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया क्योंकि कीमती सामान वाले बड़े जहाज इस बंदरगाह में प्रवेश करते थे। अब देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारे अदर सिग्निफिकेंट पोर्ट्स के बारे में नाम उनके लिखे गए हैं, तोंडी, मुशरी, कोरकई, आप इसे देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे, देखिए क्या लिखा है, मेनी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, मेनी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स दैट वर इश्यूड बाय रोमन एम्पायर्स लाइक अगस्त। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अगस्त, टाइबेरियस और नीरो जैसे रोमन सम्राटों द्वारा जारी किए गए सोने और चांदी के सिक्के तमिलनाडु के सभी हिस्सों में पाए गए हैं जो समृद्ध व्यापार का संकेत देते हैं। और इसके अलावा मेजर एक्सपोर्ट संगम एज में कौन कौन से होते थे, कॉटन फैब्रिक्स और हॉट स्पाइसेस जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, और साथ ही साथ में पर्ल्स और प्रेशियस स्टोन के यहाँ पे एक्सपोर्ट होते थे। और साथ साथ में इम्पोर्ट क्या होता था, इम्पोर्ट होता था इंडिया में, साउथ इंडिया में हॉर्सेस, गोल्ड और स्वीट वाइन जिसे मीठी शराब कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, एंड ऑफ संगम एज। संगम एज का एंड कैसे हुआ, संगम एज का एंड जो है वह 3री शताब्दी के अंत तक संगम काल में धीरे धीरे पतन की तरफ अग्रसर होते गया। ये लिखा है इसमें पहले में। और दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में लिखा है कि 300 बिफोर क्राइस्ट मतलब 300 ईस्वी पूर्व और 600 ईस्वी पूर्व के बीच में कालभारास नाम का एक कबीला था जिसने तमिल देश पर कब्जा कर लिया और इस अवधि के पहले के इतिहासकारों द्वारा एक अंतरिम या अधिकार युग कहा जाता था। जब चेरा चोला पांड्या थे इनके ऊपर इन्वेशन किसका हुआ, कालभारस का हुआ, और कालभारस ने क्या किया, इन तीनों को अंत कर दिया जिसे कहा जाता है अंधकार युग। ये इसके बारे में बताया गया है। तो आपका ये एंशिएंट तमिलनाडु के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।